सूरज है, ठीक है, और ये क्या है, जमीन है। ये इसके साथ टिल्ट है, इसकी तरफ झुकी हुई है। समझ में आ रही बात या नहीं? अच्छा, जब मैं घूम के यहां आ रहा हूं, आप भी इधर मुंह कर लीजिए, तो अब झुकी हुई तो इस तरफ है, लेकिन कौन सा हिस्सा सूरज के करीब है? साउथ हेमिस्फीयर करीब है, सही है। यहां पर कौन सा करीब है? नॉर्थ हेमिस्फीयर करीब है। तो अब नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मियां हैं और साउथ हेमिस्फीयर में सर्दियां हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी है, इसका मतलब ये है कि यहां पर जून चल रहा है। यहां पर क्या चल रहा है? और वहां पे भी चल तो जून ही रहा है, लेकिन जून में सर्दियां हो रही हैं। जब जमीन घूम के इस वाली जगह पर आ रही है, तो अब जमीन टिल्ट होने की वजह से उसका नॉर्थ हेमिस्फीयर सूरज के सामने नहीं है। कौन सा हेमिस्फीयर सामने है? साउथ हेमिस्फीयर सामने है, लिहाजा साउथ हेमिस्फीयर में गर्मियां होंगी। लेकिन इस वक्त क्या होगा? इस वक्त थोड़ा सा आप आगे आओ। इस वक्त क्या होगा? ये ना तो इसकी तरफ झुकी हुई है, ना इससे पीछे हटी हुई है, ये तो यूं झुकती है ना ऐसे। अब देखिए क्या होगा इस वक्त। इस वक्त पूरी, यानी ना तो ये यूं झुका हुआ है, ना ये यूं झुका हुआ है, बल्कि इस सिचुएशन में आधे गोले के ऊपर रोशनी पड़ रही है और आधे गोले पर रोशनी। ये बात समझेंगे, झुकी हुई तो अभी भी है, लेकिन क्या सूरज के गिर्द झुकी हुई है? नहीं। सूरज के गिर्द झुकी हुई कब होगी? जब इस जगह पर आएगी। लेकिन अगर वो इस जगह पर है तो सूरज की जानिब नहीं झुकी हुई है, बल्कि झुकी हुई तो अभी भी है। अब पूरा आधा गोला एक जैसी रोशनी पड़ रही होगी। ये बात समझना बहुत जरूरी है। साथ में भी नॉर्थ में भी दोनों एक जैसी रोशनी पड़ रही होगी, सही है। दिन दोनों बराबर हो चुके होंगे। ये मौसम होगा या तो बहार का या खिजा का। 23 सितंबर से, कौन से आज कौन सी तारीख है? 22, कल है 23। 23 सितंबर को जमीन आ जाएगी ऐसी जगह पर नॉर्थ हेमिस्फीयर के लिहाज से कि जहां पर दिन और रात दोनों की टाइमिंग बराबर हो जाएंगी। 23 सितंबर कल आएगा ये, सही है। और खिजा का मौसम नॉर्थ हेमिस्फीयर में शुरू होगा कल से। हम लोग नॉर्थ में रहते, ऊपर नहीं रहते। और अगर आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ मुल्क है आपका, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था तकरीबन 24 डिग्री ऊपर की जानिब है। ये बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, जब ये जमीन पूरी की पूरी सूरज की जानिब झुकी हुई होती है, वो वक्त वो कहलाता है आपका 21 जून। नॉर्थ हेमिस्फीयर जब झुका होता है 100%, और दिन सबसे बड़ा होता है और रात क्या होती है? वो तारीख कौन सी है? और गर्मियां शुरू है। गर्मी शुरू नहीं, बल्कि गर्मी अपनी पीक पर है। गर्मी कहाँ है अपनी? बिल्कुल इसी तरीके से जब यहां आता है तो ये है 22 दिसंबर। ये कौन सा टाइम है? नॉर्थ हेमिस्फीयर के लिहाज से सोच रहा हूं मैं। 22 दिसंबर। 22 दिसंबर में दिन क्या होगा? सबसे छोटा होगा, और रात क्या होगी? सबसे बड़ी होगी, क्योंकि जमीन का नॉर्थ हेमिस्फीयर, उस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही। तो अब आपके जहन में क्या कौन कौन सी तारीखें होनी चाहिए? 21 जून, 22 दिसंबर और 23 सितंबर और 21 मार्च। 21 मार्च में जमीन यहाँ होती है, और उस वक्त हमारे यहाँ क्या होता है? मौसम बहार। हमारे यहाँ क्या होता है? मौसम बहार। मौसम बहार जो है वो फरवरी के आखिर से शुरू हो जाता है, और 21 मार्च का दिन और रात दोनों बराबर हो चुके होते हैं, और मौसम जो है वो बिल्कुल मुतदिल होता है, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है। ऐसे ही जब खिजा का मौसम होता है उस वक्त भी दिन और रात बराबर हो जाते हैं लगभग, और ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। अब जो सर्दी गर्मी होगी, सुन लीजिए अच्छी तरीके से, कि जब टिल्ट असरअंदाज नहीं हो रहा, जब टिल्ट असरअंदाज नहीं हो रहा, तो उस वक्त अगर सर्दी और गर्मी का कॉन्सेप्ट है तो वो आपका जोग्राफियाई मसला है। ऊंचाई है,
जमीन से, ठीक है। नॉर्थ पोल पे कितना है, साउथ पोल पे कितना है, आपके मुल्क की आबोहवा कैसी है, आप समंदर के करीब हैं या समंदर से दूर हैं, आप ऊंचाई पे रहते हैं या ऊंचाई से नीचे रहते हैं। तो ये सारे मौसम के असरात जब टिल्ट की वजह से ना हो तो फिर आपके अपने इलाके, ज़मीन पर जो लोकेशन है आपकी, उसकी बुनियाद पर आप मौसम को डिस्कस कर रहे होते हैं। ये बात क्लियर हो गई? नॉर्थ पोल पे असल में देखिए मामला पूरा एग्जैक्ट, अगर आप नॉर्थ पोल बोलोगे तो वहां तो 12 के 12 महीने दिन है। कब? 21 दिसंबर का मौका जब आया हुआ, या जब नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है वो टिल्ट हुआ हुआ है सूरज की तरफ। 6 महीने के लिए, 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात। बिल्कुल 6 महीने तक दिन निकला हुआ है वहां। लेकिन ये मामला आप ये नहीं कह सकते कि नॉर्थ पोल पे जितने भी ममालिक, नहीं, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे नॉर्थ पोल से वैसे वैसे दिन जो है वो रात थोड़ी थोड़ी सी लंबी होना, क्योंकि वो पीछे जाना शुरू हो जाएंगे। तो आप ये ज़हन में रखें, अगर वो पीछे जा रहे हैं सूरज के सामने से तो वहां रात हो रही है, पीछे नहीं जा पा रहे तो वहां रात नहीं हो रही। सूरज चांद और अर्थ एक सीध में ही है? नहीं, सूरज चांद और अर्थ एक सीध में नहीं है। ये भी समझ लीजिए सारे बच्चे अच्छी तरीके से। अभी हम इसको और डिटेल में अगली किसी क्लास में पढ़ाएंगे। आप आ जाओ बोतल लेके। ये सूरज है, ये क्या है और ये क्या है? जमीन है। ये जमीन किसके गिर्द घूम रही है? सूरज के गिर्द घूम रही है, ऐसे करके, सही है। और ये टिल्ट होके घूम रही है, अपने ऑर्बिट पे भी घूम रही है, ऐसे। अगर मैं घुमाऊं, दिन रात भी बन रहे, मौसमों के असरात भी आ रहे हैं। ऐसे तो घूम ही रही है, ऐसे तो घूम ही रही है, ऐसे रुक नहीं रही, सही। ये भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है साथ साथ, और टिल्ट भी हुई भी है। टिल्ट होने की वजह से कभी नॉर्थ पोल सामने आ जाता है और कभी वो साउथ पोल सामने आ जाता है। ये समझ में आ रही बात? चांद का मामला क्या है? चांद ऐसे घूम रहा है जमीन, ये चांद है। जी जी, चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है और 12 दफा चक्कर लगाता है इस पूरे दायरे के दौरान। कितने दफा चक्कर लगाता है? 12 दफा चक्कर लगाता है। समझ में आ रही बात आपको? ये जो चांद है ये सूरज के गिर्द नहीं घूम रहा। एक लिहाज से कहें तो सूरज के गिर्द घूम रहा है, क्योंकि जमीन घूम रही है सूरज के गिर्द, तो चांद भी घूम रहा है। समझ पा रहे हैं आप? आपने सवाल पूछा था मुझसे किसी ने कि चांद कैसे घूमता है। क्या चांद, ये कह रहे थे चांद, जमीन और सूरज, क्या ये सब एक ही सीध में होते हैं? नहीं, एक सीध में नहीं होते। जमीन ऐसे घूम रही है सूरज के गिर्द और चांद ऐसे घूम रहा है। और याद रखिएगा, चांद, जमीन एक चक्कर मुकम्मल करती है 24 घंटे में, चांद जमीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है 1 महीने में। अभी हम अगली क्लास के अंदर चांद के छोटे बड़े होने को डिस्कस करेंगे। चांद की स्पीड जमीन के गिर्द कम है। चांद जमीन का सैयारा है, जमीन के गिर्द घूमता है। जमीन किसका सैयारा है? सूरज का सैयारा है। जमीन किसके गिर्द घूमती है? सूरज के गिर्द। और चांद किसके गिर्द घूमता है? जमीन के गिर्द। समझ में आ रही है? इसकी स्पीड ज्यादा है और चांद की स्पीड क्या है? ऐसा नहीं कि ये पूरा जब एक चक्कर ले लेगी तो ये भी एक चक्कर ले लेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक चक्कर कितने दिन में ले रहा है? 1 महीने में चांद। और जमीन एक चक्कर कितने दिन में, कितने घंटे में ले रही है? 24। तो ये 24 दफा घूमेगी, चांद एक बार घूमेगा। जी, चांद का एक दिन नहीं। चांद को देखें, आप स्टडी करेंगे तो वहां चांद ऐसे नहीं घूमता। दिन और रात का मामला ऐसे घूमने से होता है। चांद जो घूमता है वो ऐसे नहीं घूमता,
घूमता तो है, लेकिन जितनी स्पीड से घूमता है ना, उस स्पीड में हमेशा चांद का एक ही हिस्सा सूरज के सामने रहता है। आपने जो चांद देखा है वो एक ही रुख से देखा है। चांद का जो पिछला रुख है, जैसे यहां से आप देख रहे हो तो एक रुख दिख रहा है ना, पिछला रुख आपने देखा। जमीन का तो आप देख लेंगे क्योंकि जमीन घूम के आ जाएगी। चांद का आप जो देखते हो एक ही रुख देखते हो, उसका पिछला रुख आज तक किसी ने, इसलिए कि चांद ऐसे तेजी से नहीं घूम रहा। वो जितनी तेजी से घूम रहा है हमेशा हमारे सामने क्या रहता है, उसका एक ही रुख रहता है। चांद छोटा बड़ा क्यों होता है ये इंशाल्लाह अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि चांद कभी छोटा हो जाता है कभी बड़ा हो जाता है। जी सवाल पूछिए, अब किसी के दिन में सवाल है तो। ये सवाल इन्होंने पूछा कराची में बर्फबारी क्यों नहीं होती, बाकी जगहों पे बर्फबारी होती है या मरी में होती है। तो मैं आपको, अभी वक्त तो आया नहीं लेकिन सवाल आ गया। तो होते हैं क्या उनको ये लगता है कि ये रात है। देखो अगर हर वक्त सूरज निकला हुआ ही है तो होगा तो दिन। मैंने आपसे कहा ना, आप क्योंकि यहाँ रहते हो, तो आप यहाँ रहते हो, मिसाल है ये आपका पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान, ये सूरज है और ये घूम रहा है, तो जब घूम के पीछे चला जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा। लेकिन जो मुल्क नॉर्थ पोल पे है वो तो घूम तो रहा है वो, लेकिन पीछे नहीं जा रहा, पीछे जा रहा है लेकिन सूरज को देख रहा है। तो उसकी नजर में सूरज यूं नहीं होगा मशरिक से मगरिब, उसकी नजर में सूरज कैसे घूम रहा होगा, गोल। समझ रहे हैं आप, या तो बिल्कुल गोल या फिर ऐसे घूमेगा, ऐसे दिखेगा, होरिजन के ऊपर दिख रहा होगा उसको चारों तरफ ऐसे घूमता हुआ सूरज। तो रोशनी तो पड़ रही है, तो दिन निकला हुआ है। तो सर जब जब उनकी तरफ से सूरज हट जाएगा, जब चांद आ जाएगा, उनके पास चांद तो दिन में भी निकलता है, आपके पास भी चांद दिन में निकलता है, तो वहां पे भी चांद वैसे निकल रहा है जैसे सबका निकल रहा है, लेकिन वो चांद नजर नहीं आ रहा, तारे नजर नहीं आ रहे, इसलिए कि वहां पे सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा हुई हुई है। ठीक है, और कोई सवाल किसी के ज़हन में, 10वीं वाले? क्या पूछ लिया, समझ में आ गया? चांद नॉर्थ पोल के सामने कैसे आता है? चांद नॉर्थ पोल के सामने कैसे आता है? हम चांद का मसला हल करेंगे अगले हफ्ते, ठीक है? अभी आप सूरज और जमीन की बात करें। किसी के ज़हन में सवाल है तो? आ गया समझ में सबको? कराची के अंदर जो है वो बर्फबारी क्यों नहीं होती? अब इसको समझ लो, अगर समझ सकते हो तो। कोशिश में करता हूं समझाने की, छोटी क्लास के बच्चे हैं आप सारे। देखिए सबसे ज्यादा आप इसको ऐसे समझ, ये बहुत सवाल है, जवाब देने की मैं कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ठीक है? आप बड़ी क्लास में आओगे तो मैं इसको और डिटेल में मैथमेटिक्स लगा के आपको समझाऊंगा। आसान बात ऐसे समझो, अगर आप धूप में, तवज्जो से सुनिए ये बात, धूप में एक लकड़ी का तख्ता डाल दूं, एक लकड़ी का, एक लोहे का प्लेट डाल दूं, एक रेत की तय बना दूं, रास्ता बना दूं, एक पत्थरों का रास्ता बना दूं, छोटे छोटे पत्थरों, सही है? अब ये 3 चीजें हो गई, 4 चीजें, और एक पानी का वो बना दूं, 5। क्लियर हो रही है? और ये सब धूप में रखे हुए हैं, सब धूप में, सब पर धूप एक जैसी पड़ रही है। ज्यादा गर्म कौन होगा? पत्थर। तख्ता ज्यादा गर्म होगा, क्यों? सब क्यों? बच्चे कहने हीट पास नहीं करता, पास का मसला नहीं, जज्ब का मसला है। वो हीट जज्ब नहीं करता। नहीं, हीट जज्ब भी करता है, लेकिन कम करता है। नहीं उतनी करता है जितनी दूसरे करते हैं। और उसकी हीट निकल जाती है। वो कह रहे उसकी हीट निकल जाती है।
वो स्टोर नहीं करता है। स्टोर भी करता है। स्टोर तो एक जैसे पड़ रहे हैं ना, दोनों पर रोशनी एक जैसी पड़ रही है। अब ये बात आपको समझनी है। जब आप उस पर चल रहे हो तो आप दरअसल क्या महसूस कर रहे हो? गर्मी। गरम और गर्मी को आप कहते हैं टेम्परेचर। क्या कहते हैं? टेम्परेचर। 10वीं वालों ने इसको डिटेल में पढ़ा होगा हीट के चैप्टर के अंदर। बास चीजों का टेम्परेचर हीट एब्जॉर्ब करने से जल्दी बढ़ जाता है, और बास चीजों का टेम्परेचर हीट एब्जॉर्ब करने से इतनी जल्दी, मिसाल के तौर पर ये लोहे का पीस है और ये लकड़ी का पीस है। सूरज की रोशनी दोनों पर एक जैसी पड़ रही है, इस पे भी और इस पे भी, ठीक है। ये एनर्जी इसको दे रहा है, फर्ज कीजिए 500, इसको भी कितनी मिलेगी? इसका टेम्परेचर 500 पर एक बढ़ता है या 100 पे एक बढ़ता है, और इसका 500 पे एक बढ़ता है। अब मुझे बताइए कि जब एनर्जी इसको भी 500 मिले, इसको भी 500 मिले, तो इसका टेम्परेचर एक बढ़ेगा, इसके 5 बढ़ेंगे। हीट तो सूरज की दोनों ने एक जैसी ली है, लकड़ी ने भी ले ली उतनी 500 और लोहे ने भी ले ली 500, लेकिन लकड़ी का टेम्परेचर एक बढ़ा और लोहे का टेम्परेचर 5 बढ़ गया, लोहा ज्यादा गर्म हो गया। ये बात समझ आ रही है आपको? पहले ये बात समझो, अभी वो वाली बात ना समझो कराची में बर्फ हो रही है और नहीं हो रही, उसको छोड़ दो। अभी पहले ये बात समझ लो। ये बात समझ में आ गई? हर चीज का पर टेम्परेचर बढ़ने की एनर्जी मुख्तलिफ होती है। वैसे मिसाल मैंने दी, लोहे की कितनी है? 100, लकड़ी की कितनी है? 500। यानी 500 एनर्जी दोगे तो एक टेम्परेचर बढ़ेगा लकड़ी का, 100 एनर्जी दोगे तो एक टेम्परेचर बढ़ेगा लोहे का। तो जब दोनों को 500 दे दोगे तो क्या होगा? अगर दोनों को 1000 दे दोगे तो क्या होगा? इसके 2 डिग्री बढ़ेंगे, इसके कितने बढ़ेंगे? इसके 2 डिग्री बढ़ेंगे, इसके कितने बढ़ जाएंगे? 10। तो हम बोलेंगे लोहा बहुत गर्म हो गया। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल इसी तरह से हमारी जमीन, जब आप गौर करते हैं तो इस पे 2 चीजें होती हैं, एक खुश्की और एक पानी। एक खुश्की और एक पानी। खुश्की का जो टेम्परेचर है वो तेजी से बढ़ता है। फर्ज कर लो, अब मैं इसको लोहा नहीं कह रहा, मैं इसको खुश्की कह रहा हूं, और इसे क्या कह रहा हूं? पानी कह रहा हूं। खुश्की का टेम्परेचर 500 एनर्जी आती है जब, तो एक बढ़ता है। पानी का टेम्परेचर 4200 जब आएगा तो एक बढ़ेगा। अब कर लो बात। खुश्की जल्दी गर्म हो जाती है और पानी जल्दी गर्म नहीं होता। मैंने क्या कहा? पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री कब बढ़ता है? 4200 एनर्जी। जब सूरज की 4200 एनर्जी जज्ब होगी तो पानी का 1 डिग्री बढ़ेगा। और खुश्की का मैं मिसाल ले लूं, फर्ज करें 1000। ये बहुत बोल दिया मैंने। 4200 एनर्जी इसमें जज्ब होगी तो कितना बढ़ेगा? 1 डिग्री। और खुश्की का 1000 जज्ब होगी, ठीक है। अब मैं अगर आपको मिसाल दूं, सूरज से 4200 एनर्जी आ रही है तो खुश्की का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? 4 डिग्री। ये 4.2 डिग्री। और पानी का कितना बढ़ेगा? पानी का तो एक ही बढ़ा, पानी तो गर्म ही नहीं हुआ। सही है या नहीं सही है? समझ में आ रही है? अब आप सोचिए, पूरा दिन है आपके पास, पूरे दिन में सूरज निकला हुआ है, पानी भी एनर्जी ले रहा है और खुश्की भी ले रही है। कौन जल्दी गर्म होगा? खुश्की।
कौन गर्म होगा? खुश्की। लेकिन ज्यादा एनर्जी स्टोर किस में हो रही होगी? पानी में। पानी है कितना? बहुत। खुश्की कितनी है? कम। पानी क्या है? बहुत। एनर्जी भी एब्जॉर्ब करता है, बहुत। ठीक है ना? आप इस जमीन को देखिए, इस पे आपको खुश्की ज्यादा दिख रही है, पानी ज्यादा दिख रहा है? दो हिस्से तकरीबन 70% पानी है और 30% खुश्की है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, आपको पता है जब रोशनी पड़ती है तो खुश्की भी एनर्जी जज्ब कर रही है और पानी भी कर रहा है। ज्यादा जज्ब किस में हो रहा है? पानी में। जमीन पर एनर्जी स्टोर करने का सबसे बड़ा जरिया पानी है। वो 4200 अपने अंदर क्या करता है? एनर्जी स्टोर कर लेता है। 1 किलो पानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ते वक्त 4200 एनर्जी अपने अंदर। समझ में आ रही बात? अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपसे कहा गर्म क्या ज्यादा होगा? खुश्की ज्यादा गर्म होगी या पानी ज्यादा गर्म होगा? आप बोलोगे खुश्की ज्यादा गर्म होगी। जब रात होती है और जमीन पीछे की तरफ चली जाती है, जब रोशनी नहीं पड़ रही होती, तो अब ठंडा होना शुरू होता है। खुश्की बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, पानी बहुत देर में ठंडा होगा। उसमें एनर्जी भी ज्यादा है, उसकी 4200 निकलेगी तो 1 डिग्री कम होगा। मिसाल के तौर पर इसने 10,000 एनर्जी ले ली है, खुश्की ने कितनी ले ली है? तो जैसे जैसे 1000 निकलेगा 1 डिग्री कम, 1000 निकला 1 डिग्री कम, 10,000 निकलेगा 10 डिग्री कम। यानी आपका टेम्परेचर जो 30 था दिन में, वो रात में जाके कितना हो जाता है? 20। 10 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है? ठीक है। लेकिन अगर इसने भी 10,000 लिए थे तो रात में इसका टेम्परेचर कितना कम होगा? 4200 निकला तो 1 कम हुआ, 4200 निकला तो 1 कम हुआ, 8400 पे 2 डिग्री कम हुए। अब ये बात अजीब हो गई, रात में खुश्की ज्यादा ठंडक हो जाती है वहां और पानी में ज्यादा ठंडक नहीं होती, पानी गर्म होता है। समझ में आ गई बात? फिर जब रात होती है तो क्या होता है? ये जो पानी होता है ना, ये एनर्जी खारिज कर करके खुश्की को दे रहा होता है। अगर ये एनर्जी जो इसने दिन में स्टोर की है, रात में 1 डिग्री कम करेगा, 4200 पब्लिक को देगा। 1 डिग्री कम करेगा, 4200 खुश्की को देगा। तो आप समझ रहे हो बात को? इसी वजह से रात में हम जिंदा रह पाते हैं। अगर समंदर ये काम करना छोड़ दे तो 12 घंटे जो हम सूरज से दूसरी तरफ होते हैं तो इतनी ठंडक हो जाए कि 6-6 फीट 8-8 फीट बर्फ जम जाए, सूरज हमें नहीं मिले, हम दूसरी तरफ चले गए, वहां ठंडक है, सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही, यानी हम रात को सोए तो जम जाए। एनर्जी रात को हमें सूरज से नहीं मिल रही होती, पानी से मिल रही होती है। ये बात समझ लो अच्छी तरीके से। क्लियर हो गई बात? अब आ जाओ सर्दियों में। कहाँ जाओ? सर्दियों में आप समंदर के किनारे हो, आप समंदर के, ठंडक जितनी भी बढ़ती जाएगी समंदर क्या करेगा? अपनी एनर्जी देता जाएगा। तो जो लोग समंदर के बिल्कुल किनारे वाक़ हैं वो गर्म रहेंगे। सख्त सर्दी होने के बावजूद इतना बड़ा समंदर जो एनर्जी लेके बैठा हुआ है अपने अंदर, वो आपको क्या करेगा? देता रहेगा। इसीलिए कराची के अंदर बर्फबारी नहीं हो सकती, इसलिए कि आप समंदर के करीब रहते हो। जब सख्त सर्दियां आती हैं तो वो आपको अपनी हीट दे रहा होता है। हाँ, आप अगर समंदर से बहुत दूर रह रहे हो कि समंदर ने हीट दी और रास्ते में ही कहीं गुम हो गई, वहां तक नहीं पहुंच पाई,
खुश्की स्टोर ही नहीं करती ना इतनी, वो देगी कैसे? वो इंसान ले लेते हैं। समंदर के ऊपर इंसान नहीं है, पौधे नहीं है, दरख्त नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एनर्जी किसको देगा? जमीन को देता है। अंदर है वो, ऊपर से नहीं ले रहे टेम्परेचर वो। तो इस वजह से समंदर के किनारे आबाद होने वाले जो मुल्क होते हैं ना, वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी भी नहीं पड़ती बहुत ज्यादा, ये भी मैं आपको बता दूं। गर्मी क्यों नहीं पड़ती बहुत ज्यादा? क्योंकि समंदर क्या करेगा जी, जब सूरज की रोशनी पड़ रही होगी 1000 पड़ रही है, तो गर्म कौन हो गया? जमीन ज्यादा गर्म हो गई। पानी इतना गर्म, जब जमीन ज्यादा गर्म हो जाती है तो जमीन की गर्मी की वजह से जमीन के ऊपर वाली हवा भी गर्म हो जाती है, और हवा गर्म होकर ऊपर चली जाती है। जबकि पानी के ऊपर जो हवा होती है वो इतनी गर्म, वो ठंडी होती है। जब ये हवा ऊपर जाती है तो इस हवा की जगह पर ये वाली हवा आना शुरू हो जाती है। इसीलिए गर्मियों में आप देखिए कि हवाएं चलती हैं समंदर से खुश्की की तरफ, वो ठंडी हवाएं होती हैं। इसलिए समंदर के किनारे जो ममालिक हैं या जो इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होते। कराची में बहुत ज़्यादा ना गर्मी पड़ती है ना सर्दी पड़ती है, और उसकी वजह क्या है? समंदर। सही है, इसको आप कहते हैं स्पेसिफिक हीट। 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट एब्जॉर्ब करता है उसे उसकी स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ये आपने पढ़ा है तफसील से। बस जनाब, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।